आपके लिए आज कक्षा 10 की मॉडल पेपर सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। हमारा मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2 चल रहा है। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मॉडल पेपर का अभ्यास कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। तो देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले के क्वेश्चन हमने कल की पार्ट फर्स्ट में कर लिया है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस प्रश्न से। प्रश्न 9, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर रेखा की एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, सीधी लाइन खींच लेनी है। फिर एक न्यून कोण बनाना है। कितने भी डिग्री का न्यून कोण आप बना सकते हैं। उसके बाद इसके बराबर, अब देखो 1:2 का मतलब है टोटल कितने भाग होंगे, 3। तो इसके बराबर 3 भाग कर लीजिए, 1 2 3। और लास्ट बिंदु को बिल्कुल इसके कॉर्नर से मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया ए बी। इसको अपने नाम देंगे A1 A2 A3। A3 को B से मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु से बिल्कुल इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे। अपने यहाँ से इसको प्रकार से अपने इसको नाप सकते हैं ये। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना है उतने ही डिग्री का कोण हम यहाँ बनाएंगे और बिल्कुल उसके समांतर एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ पर मिलेगी इस पे। ठीक है, जिसको हम कोई P नाम दे सकते हैं। तो ये जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:2। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, और रचना बिल्कुल जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हम इसकी रचना लिखेंगे। कि एक रेखाखंड हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा, उसको हमने एक न्यून कोण बनाया जिसको हमने AC नाम दिया है। उसके हमने 3 भाग किए हैं। A3 को B से मिलाया है, उसी के समांतर एक रेखा A1 को P से खींचा है। इस प्रकार की रचना हमें लिखनी है। जैसा आप चित्र में बनाएंगे वैसा लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम देखिए कि कैसे एक वृत्त बना लीजिए। कितने डिग्री का, 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। इन दो बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं खींचिए। तो दो त्रिज्याएं जिसमें कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 70 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये त्रिज्याएं जहां वृत्त को मिले उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचिए। यहाँ पर मिल रही है ये बिंदुओं पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का इस तरह से मतलब स्पर्श रेखा और उसके बीच में 90 डिग्री का कोण आता है। तो आप इस बिंदु पर प्रकार को इस तरह से खोलिए, फिर यहाँ पर चाप लगाइए और यहाँ चाप लगाइए और इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पर स्पर्श रेखा बन जाएगी। ऐसे ही 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनाएंगे हम। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते ही इस प्रकार से स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो जो दोनों बिंदु हैं उस पे हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिज्या की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से आपका चित्र बनेगा। इसका अभ्यास आप प्रकार और फुट्टे और डी की सहायता से कीजिए, बनाने का आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे। यदि कोई रेखा ए त्रिभुज ABC को की भुजाओं AB और AC को D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो और BC भुजा के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC होगा। ठीक है, ये चित्र आपको दे रखा है, इस प्रकार से हमें करना है। तो सबसे पहले देखो, ये एक प्रमेय है, तो प्रमेय को जो हमें दिया होता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो DE समांतर है BC की, ये चीज हमें क्या हुई है, दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर ये रेखा समांतर है तो AD बटा DB यानी कि ये इसका और इसका अनुपात बराबर, ये और ये अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, AE बटे में EC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके आगे, AD बटे में DB में प्लस किया एक और इधर भी AE बटे में EC में प्लस कर दिया एक। ठीक है, अब देखिए जब हम लैसे लेंगे
तो ये बनेगा ए डी प्लस डी बी, जैसा का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो डी बी बटे में क्या आएगा, डी बी बराबर, वैसे यहाँ बनेगा ए ई प्लस में ई सी बटे में ई सी, ए डी प्लस डी बी। तो बताओ क्या बन रहा है, पूरा ए बी बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए बी बटा डी बी बराबर, ये बन जाएगा ए ई प्लस ई सी, ए सी बटा ई सी। इसका हम वज्र गुना कर लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी बी, और ये जो हमारे पास ए बी और ए डी, ए बी हमें चाहिए और ए सी चाहिए, ये तो हमारे पास आ गया ए बी और ए सी। नीचे क्या चाहिए, ए डी। तो देखिए जो डी बी है वो ए डी और ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब अपने इसकी जगह पे लिख देंगे, ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम, ए बी, डी बी की जगह आ जाएगा ए डी बराबर ए सी, ई सी की जगह आ जाएगा ए ई। अब इसे हम वज्र गुणा से उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब देखिए जो हमें सिद्ध करना है हमें वो लिखना है, जो सिद्ध करना है। तो देखो डी बी ए बी ये हमारे पास है, ये भी है, ये हमारे पास ए सी आ गया, ये आ गया, हमें क्या चाहिए, ए डी। तो ये जो डी बी है उसे हम डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, और ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब हम इसे वज्र गुणा से उल्टा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी बटा ए बी बराबर ए ई अपॉन में ए सी। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। आपको इसी प्रकार से इसे क्रम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो पहले इस आकृति को समझो, ये पूरा एक क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि ये क्या है, एक वर्ग है। तो पहले हमें उस वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, भुजा गुणा भुजा, तो 14 का 14 से गुणा कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर आ गया ये। अब इसमें कितने व्रत बने हुए, 4 व्रत बने हुए, तो इन चारों का पहले एक व्रत का क्षेत्रफल निकालो। पहले एक व्रत का क्षेत्रफल, प्रत्येक व्रत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। तो सोचो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखो ये पूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो ये व्रत का क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 7/2। तो व्रत की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 7/2। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, समझ में आया ना, 7/2 कहाँ से आया, देखो ये पूरी कितनी है, 14, व्रत उससे भी आता है, तो व्रत क्या जो व्यास हो गया वो कितना हो गया, 7, ये पूरा आधी कितने व्यास ही हुआ ना ये, लेकिन हमें तो त्रिज्या चाहिए, तो मतलब 7 का भी आधा 7/2, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। अब इसे क्या काट लीजिए, सतहत्तर बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये एक व्रत का क्षेत्रफल आया, हमारे पास कितने व्रत हैं, 4 व्रत है ना, तो पहले निकालो 4 व्रतों का क्षेत्रफल, 4 व्रतों का क्षेत्रफल गुणा कर दो, 77/2 में किसका, 4 का गुणा करेंगे, इसे काट दो 2 के पहाड़े से, कितना आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर।
अब हमने पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो पूरे वर्ग में से यदि हम इन वृत्तों को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे वर्ग में से 154 को हम घटा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 42 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, फिर 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो और फिर उनको क्या कर लो, माइनस कर लो। आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो मॉडल पेपर का हम अभ्यास कर रहे हैं, पेपर बिल्कुल इनमें से ही आने वाला है, ठीक है, तो इनका अभ्यास बार बार करते रहिए। ये प्रश्न बार बार वही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले प्रश्नों में पूछे जाएंगे, ठीक है। और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। क्या है धातु का गोले का व्यास, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास हमें 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, फिर गोले की त्रिज्या हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला तार बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए तार कैसा होता है, बेलनाकार, ठीक है ना। यदि तार की लंबाई 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं ना तो उनका आयतन हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो हमारे पास तार की लंबाई दी हुई है, तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई 36 मीटर और ऊपर सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो तो कितना आएगा, 3600 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 3600 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात कि गोले का जो आयतन है और तार का आयतन है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लेके चलेंगे साथ में गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद होने चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। और तार के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। और तार बेलनाकार होता है, बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम ये दोनों सूत्रों को साथ में लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। देखिए देखो बेलन का होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की वैल्यू रख के पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ से पाई पहले ही कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर हमारे पास इसका मान है ही नहीं, आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो। ऊंचाई उसने हमें कितनी दे रखी है, ऊंचाई का मतलब लंबाई है ना, कितनी है 3600 बराबर 4/3 आर की क्यूब यानी 3 × 3 × 3, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 × 3 × 3 बटा में 3600, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना है। ये आ गया 9 चौके 36/3600, 36 के पार्ट से काटा 1 तो यहाँ पे आ गया 100। आर स्क्वायर बराबर आ गया 1/100। हमें आर का मान चाहिए तो आर का मान स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगी, वर्गमूल। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो आर आ गया हमारे पास 1/10। 1/10 का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया
0.1 सेंटीमीटर। यदि आप इस तरह बराबर रख के करेंगे तो आराम से ये प्रश्न हो जाएगा काटने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, एक चांदी के घनाभ जिसकी विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे रखी है, को पिघलाकर के समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए गए हैं। एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो आयतन हमेशा बराबर होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो घनाभ का आयतन, सबसे पहले देखो समझो कि घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा? जितने भी इसको पिघलाकर चांदी के सिक्के बने हैं उन सब के बराबर होगा। तो कितने चांदी के सिक्के बने हैं? 7 चांदी के सिक्के बने हैं। और चांदी के सिक्के का आयतन, अब सोचो चांदी का सिक्का किस आकृति का होगा? बेलनाकार मानेंगे ना हम उसको। एक चांदी के सिक्के के आयतन को 7 से गुणा करते हैं, सभी चांदी के सिक्कों का आयतन आ जाएगा और घनाभ का आयतन उसके बराबर होगा। वो बोल रहा है कि एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सूत्र के साथ चलेंगे, बराबर 7। चांदी के सिक्कों को हमने बेलनाकार माना है, तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लंबाई यानी कि 8, 9 और 11 बराबर 7। पाई की जगह 22/7। आर स्क्वायर हमें पता नहीं है कितनी है। ठीक है, एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, चांदी का गोला है, चांदी का सिक्का नहीं है, चांदी का गोला है। तो गोले का सूत्र क्या होता है हमारे पास? गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले का आयतन ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर में 7। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। तो लंबाई हमारे पास 8 गुणा 9 गुणा 11 बराबर 7 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर की क्यूब। आर की क्यूब हम निकालेंगे तो ये यहीं रहेगा, बाकी सब वजह गुना करके हम इधर ले जाएंगे। तो ये हो गया 8 गुणा 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 7 8 गुणा 9 गुणा 11 बटे में ये आ जाएगा, साथ में गुणा में 3 आएगा, ये है ना, वजह गुना करके गुणा में 3 चला जाएगा भाग वाला, और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। तो 4 गुणा 22 बराबर आर की क्यूब। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब देखिए 2 के पारे से काट दिया तो 4 आ गया, 4 से 4 इसे काट दिया तो 9 तिया 27। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया? 27 बराबर आर की क्यूब। अब बताओ 27 किसका घन होता है? 3 का घन होता है 27। तो हमने 3 का घन लिख लिया। तो यहाँ से देखो आर का मान कितना आ गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको निकालना है। आ रही है बात समझ में? सूत्र आपको याद है, फॉर्मूले रखने हैं और उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या दे रखा है? भार दे रखा है, उसे लिख दीजिए। वर्ग में दे रखा है 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64। आपको इस तरह से टेबल बनानी है। अब यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे? एक्स का मध्य मान बोलते हैं जिसको। तो एक्स का मान कैसे निकल? जो इन दोनों के बीचों बीच का मान है 40 और 44, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 40 44/2। तो कितना आ गया यहाँ पे? 84/2। कितना आ गया? 42। ठीक है, तो मध्य मान हो गया 42। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, उसका आधा जोड़ते जाओ। कितना आ गया यहाँ पर? 46। इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 का। 4 का आधा कितना? 2। 2 जोड़ते जाओ निम्न वर्ग में। यहाँ पे कितना आ गया? 50। 52 में 2 जोड़े 54, 56 में 2 जोड़े 58 और 60 में 2 जोड़े 62। ये एक्स का मान निकाल लिया हमने। यहाँ पर हमें एफ का मान दिया हुआ है कितना? 5 6 5 9 3 2। अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ एक्स, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 210। 46 को 6 से गुणा करके आएगा
276, 50 को 5 से गुना करके आएगा 250, 54 को 9 से गुना करेंगे 486, और 58 को 3 से गुना करेंगे 174, 62 को 2 से गुना करेंगे 124। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स यानी इन सब का जोड़ करेंगे हम, तो आएगा 1520, और इधर हम सिग्मा एफ यानी कि सिग्मा एफ का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 30। अब माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए नीचे, माध्य लिखो या एक्स बार लिखो, बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो भाग दे दीजिए इनका, 1520 में भाग कितने का 30 का देना है, तो 3 का भाग देंगे तो लगभग 50.67 किलोग्राम लगभग हमारा उत्तर आएगा इसका। ठीक है, माध्य का सूत्र होता है एफ एक्स अपॉन में एफ, तो सबसे पहले एक्स निकाल लीजिए, फिर एफ और एक्स का गुणा कर लीजिए, फिर सिग्मा का मतलब होता है कुल, तो इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आपको ये क्वेश्चन साथ साथ में नोट करने चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए साथ साथ में, ताकि आप अच्छे से, यदि आप इनका अभ्यास नहीं करोगे, पेपर लेंथी होता है और आप सोचोगे भी सीधा पेपर में ही अभ्यास करेंगे तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो आप साथ साथ अभ्यास करते रहिए ताकि लिमिट समय के अंदर आपका पेपर पूरा हो सके। पेपर लेंथी रहता है, मैथ का पेपर करने के लिए समय भी कम रहता है। यदि आप फटाफट अभ्यास नहीं करेंगे और प्रश्न में आपके माइंड में प्रश्न नहीं आएंगे तो आपके क्वेश्चन निश्चित ही छूटेंगे। तो आपके अभ्यास के लिए ही ये मॉडल पेपर सीरीज मेरे द्वारा चलाई गई है, आप इसको देखते रहिए। हमने मॉडल पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है पहले, और हमारा अब मॉडल पेपर 2 चल रहा है। इस तरह से जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा मॉडल पेपर चलते रहेंगे, मेरे साथ साथ आप इनका अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की जब एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। ये प्रश्न हमने कल के मॉडल पेपर में भी किया था, तो आपको याद हो ही जाना चाहिए तक सूत्र, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। अब पता करो कि भाई अनुकूल स्थितियां कितनी हैं और कुल स्थितियां यहाँ कितनी हैं हमारे पास। अनुकूल स्थितियां मतलब जितनी चीज हमारे पास है, ठीक है, और कुल स्थितियां, एक पासा फेंक रहे हैं हम, और एक पासा जब हम फेंकेंगे तो वहां पर हमारे पास कितने नंबर आते हैं, वो हमारी कुल स्थितियां होंगी। कुल स्थितियां तो देखो क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई, यही नंबर आते हैं। एक अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी है, 3, और कुल हम संख्याएं कितनी है, 6। तो यहाँ से प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारे पास, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो आप सोचो 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 को नहीं लेना, कितनी संख्या है 2 और 6 के बीच में, 3 है ना, तो 3। ठीक है, और कुल स्थितियां कितनी है, 6। इसे मैं शॉर्टकट में करा रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। प्रायिकता बराबर 2 और 6 के बीच में कुल स्थितियां कितनी हैं, 3। आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6, कितनी स्थितियां हैं, 3, और कुल स्थितियां हमारे पास कितनी रहेंगी, 6। तो इसका उत्तर भी कितना आएगा हमारे पास, 1/2। ठीक है ना, प्रायिकता का एक ही सूत्र रहता है हमारे पास, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल, ठीक है, 1 से 100 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी कौन सी, ठीक है ना, संख्याएं किस प्रकार से होंगी, 1 से 100 के मध्य, तो यहाँ से 6, सबसे पहले 6 ही विभाजित होगी, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24। इस तरह से जब हम चलते जाएंगे तो लास्ट में 96 जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। 97 98 99 सो ये 6 से विभाजित नहीं होंगे, कौन सा होगा, 96 6 से विभाजित होगा। तो ये हमारी एक सीरीज बन गई। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ए कितना है, 6, बी कितना है, 12 माइनस 6 बराबर 6। ठीक है, और अंतिम पद यानी ए एन, अंतिम पद है ना हमारे पास, अंतिम पद ए एन कितना है, 96 है। तो
यहाँ पर योगफल का सूत्र अंतिम पद वाला लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले अंतिम पद हमें पता होना चाहिए। तो अंतिम पद ए एन का सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी। ये कितना है 96, क्योंकि हमारे पास एन का मान नहीं है अभी, तो पहले हम यहाँ से एन का मान निकालेंगे, फिर एस एन का मान निकालेंगे। ए का मान कितना है 6 प्लस एन माइनस वन 6, तो ये क्या आ जाएगा 96 बराबर 6 प्लस 6 एन माइनस 6। तो देखिए आप यहाँ पे, अब देखो 6 में से 6 गई तो 0 हो गया। यहाँ पे एन का मान निकालना, तो बटे में क्या आ गया ये 6, तो यहाँ से एन बराबर आ गया हमारे पास 96 बटे में 6। 96 में जब हम 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 16। एन का मान हमारे पास कितना आया 16। पहले हमें ए डी और ये लिख लेना है, फिर हमें अंतिम पद से एन ज्ञात कर लेना है। अब हमें योग ज्ञात करना है, तो एस एन यानी योग का सूत्र क्या था एस एन एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एक होता है एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, ये सूत्र भी होता है ना। तो यहाँ पर देखो अंतिम पद दिया हुआ है ना हमें, तो हम अंतिम पद से सबसे पहले एन का मान निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ से हम ये अंतिम पद के सूत्र से हम ये भी याद कर सकते हैं। तो आपको इसी सूत्र से करना है। तो एस एन बराबर एन बटे 2, एन का मान कितना है 16 बटा 2, ए का मान कितना है हमारे पास 6, और अंतिम पद कितना है हमारे पास 96। अब इसे हल कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 96 में 6 को करेंगे तो कितना आएगा 102। 102 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा उत्तर 816। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यदि बिंदु ए बी सी डी में क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो बिंदु डी तो बिंदु अच्छा डी सॉरी एक्स वाई ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज उसने हमें दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, एक है 6 और 1, ये है 8 और 2, ये है 9 और 4, और ये है एक्स और वाई। अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इनके विकर्ण जो हैं वो क्या होते हैं, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक और इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनका बीच का बिंदु और इनका बीच का बिंदु क्या है, बराबर है। तो देखिए, अगर मैं ए बी सी डी विकर्ण, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु। और बी डी का मध्य बिंदु का होता है एक्स और एक्स वाले को जोड़ लो, यानी एक्स 8 प्लस एक्स बटा 2, 2 प्लस वाई बटा 2, और बराबर में क्या रहेगा हमारे पास 6 प्लस 9 बटा 2, और 1 प्लस 4 बटा 2। यहाँ से ये आ गया हमारे पास 8 प्लस एक्स बटा 2, और ये आ गया 2 प्लस वाई बटा 2, बराबर में 9 और 6 15, ये हो गया 15 बटे 2, और ये हो गया 5 बटे 2। अब ये बराबर होते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अतः 8 प्लस एक्स बटा 2 बराबर किसके 15 बटे 2 के, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से x का मान निकालिए, ये 8 बजे उधर चला जाएगा पक्षांतरण करके, तो 15 माइनस 8, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हम बराबर रखेंगे, 2 प्लस वाई बटे 2 बराबर 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल,
और ये 2 पक्षांतरण करके इधर गया तो y बराबर क्या आ गया 5 माइनस 2। यहाँ से y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से जो डी बिंदु, जो हमारे पास डी जो है बिंदु, उसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान 7 है और y का मान 3 है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार दिए गए हैं, तो भार का माध्य भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए माध्य भार ज्ञात करने के लिए अपने को बड़ी संख्या दे रखी है, हम कल्पित माध्य से इसका माध्य भार आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इनका मध्य मान निकालना है। टेबल बना लीजिए पहले तो। यहाँ पर भार कितना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। अब इसका हमें निकालना है मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना 5, उसका आधा सॉरी 2.5 इसमें जोड़ो निम्न वर्ग में। तो 40 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42.5, 45 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47.5, फिर ये आएगा 52.5, ये आएगा 57.5, ये आएगा 62.5, ये 67.5 और ये 72.5। और हमें विद्यार्थियों की संख्या एफ दे रखी है कितनी 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। यहाँ से हम यू आई निकालेंगे कल्पित माध्य से, वो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस 57.5 बटे में 5। यहाँ मैंने क्या किया है, एक पॉइंट ले लिया है मध्यमान 57.5 को। सत्तावन पॉइंट 5 हमने ले लिया है। एक्स आई में से 57.5 घटाकर 5 का भाग देना है। मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, देखो एक्स आई 42.5 में से क्या घटाना है 57.5 और फिर उसमें किसका भाग देना है 5 का। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आया -3। ऐसा सब में करेंगे हम, एक्स आई में से 57.5 घटाकर 5 का भाग देना है, तो फिर यहाँ पे -3 आया है, फिर कितना आएगा -2, फिर -1 और चौथे में यहाँ पर जहाँ पर 57 में से 57 घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम जैसे एक्स आई यू आई निकालते थे वैसे एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई निकालेंगे मतलब इसका और इसका क्या करेंगे गुणा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6, फिर -6, -8, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 6 और 6 और 6। अब हमें क्या करना है, सिग्मा यू आई एफ आई यू आई निकालना है। सिग्मा एफ आई निकालना है मतलब इन सब का जोड़ कितना होगा, वैसे ही इन सब का जोड़ कितना होगा, तो इसको जोड़ लो अलग से और इसको जोड़ लो अलग से। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे और फिर वो माइनस का है तो देखो उत्तर कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, देखिए आगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले u बार निकालेंगे कल्पित माध्य वाला, -2 बटा 30 कैसे आएगी, सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ से भाग दोगे आप लोग
तो माइनस में 0.066 इस तरह से आएगा। अब हमें x बार निकालना है, उसका सूत्र होता है a प्लस एच यू बार बराबर a जो हमने माना था 57.5 प्लस h जो इसका अंतर होता है गुणा करना है माइनस 0.066 से। 57.5 माइनस 0.33, जब इसको घटाएंगे तो 57.16 के लगभग हमारा आंसर आएगा। ये जो माध्य ज्ञात करने के प्रश्न होते हैं ये कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन गुणा भाग अच्छे से कर पाएंगे और सूत्र थोड़ा सा याद होगा तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। पर इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सिद्ध कीजिए कि यदि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का, इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें आपके साथ साथ। और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है मतलब हमें सिद्ध करना है, कोई एक चित्र है हमारे पास, उस पर ये दो स्पर्श रेखाएं हैं हमारे पास और यहाँ पर ये त्रिज्या है इस तरह से, ये 90 डिग्री होता है हमने बताया है। तो वो कह रहा है कि सिद्ध करो, सबसे पहले लिख लो सिद्ध करना है, कोण आर ओ क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या हुआ, उससे पहले हम दिया है लिखते हैं। दिया है कि पी क्यू व पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, उत्पत्ति किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे, ये प्रमेय रहती है। प्रमेय में आगे पीछे नहीं करते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं, दिया है सिद्ध करना है, उत्पत्ति है, उस तरह से हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ओ क्यू त्रिज्या है। अगर ओ क्यू त्रिज्या है व पी क्यू स्पर्श रेखा है तो कोण ओ क्यू पी, जो क्यू पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर इसी प्रकार से कोण ओ आर पी भी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है चतुर्भुज में। तो लिखो कोण आर ओ क्यू प्लस कोण पी आर ओ प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर। आप सीधा भी लिख सकते हैं इसे, कोण ओ प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो ये भी कितने डिग्री? 360 डिग्री। अब हमें पता है कोण क्यू और आर का मान तो कितना है? 90 डिग्री है। ये भी 90 है और ये भी 90 है। और ये क्या है? कोण आर ओ क्यू। और ये क्या बच गया? कोण क्यू पी आर बराबर कितना? 360 डिग्री। अब यहाँ से लिख लीजिए, देखो कोण आर ओ क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 90 और 90 को प्लस किया तो 180 हो गया ना। तो 360 में से 180 यहाँ ला के घटा दीजिए, कितना बच गया? 180। यही तो हमें सिद्ध करना था। जो सिद्ध करना था वो आ गया कि कोण आर ओ क्यू कोण क्यू पी आर को जोड़ने पर कितना आएगा? 180। ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है,
आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए मेरे साथ साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज का आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले के प्रश्न जो हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर चल रहा है। मॉडल पेपर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड मॉडल पेपर के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा पार्ट जल्द ही आपको मिल जाएगा। तीसरे पार्ट का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।